नमस्कार। आज हम एक अहम कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये कहानी है हंटर नाम की एक महिला की, जिसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो शायद किसी फिल्म का विश्लेषण है। अनकही कहानी, हंटर की आत्मखोज जैसा कुछ। हाँ, और ये कहानी फोकस करती है हंटर पर, जो एक अमीर परिवार में शादी करती है, लेकिन फिर भी अकेली है, और उसे एक अजीब सी चिंताजनक मानसिक स्थिति हो जाती है। पाइका कहते हैं इसे। पाई कहाँ, जिसमें लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो खाने लायक नहीं होती, और कहानी फिर उसकी आत्मखोज की यात्रा दिखाती है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, उनके पीछे हंटर की क्या सोच थी, क्या प्रेरणाएं थी, ये समझें। और उसके आसपास के लोगों ने, मतलब परिवार ने, पति ने कैसे रिएक्ट किया, इसके क्या मायने थे। सही कहा। और कहानी के जो मूल विषय हैं, उन पर भी बात करेंगे। शुरुआत तो काफी दिलचस्प है। एक महिला जिसके पास लगता है सब कुछ है, पैसा, घर। ऊपरी तौर पर तो सब ठीक लगता है, हाँ, लेकिन वो अचानक ऐसी चीजें खाने लगती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो स्रोत सबसे पहले बताता है कि अमीर रिची से शादी के बाद हंटर का जीवन कैसा था। विलासिता तो थी, पर वो अकेली थी। हाँ, वो अकेलापन साफ झलकता है। पति रिची ज्यादातर अपने काम में या फिर फोन में ही लगा रहता है। मतलब वो भावनात्मक जुड़ाव, वो ध्यान शायद नहीं मिल रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। बिल्कुल। और ये तब और साफ हो गया जब वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर परिवार को देना चाहती थी। एक बड़ा पल था उसके लिए। लेकिन उस वक्त भी, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उसे अनदेखा किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। ये उसके लिए काफी निराशाजनक रहा होगा। हाँ, और वो जो डिनर वाला सीन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब रिची के पिता हैं, वो हंटर की बात बीच में ही काट देते हैं। अच्छा। हाँ, और बिजनेस की बातें करने लगते हैं। स्रोत कहता है कि इस पर हंटर का जो दबा हुआ गुस्सा था और वो अकेलापन, वो जैसे उबल पड़ा। और उसी हताशा में उसने ग्लास से बर्फ निकाली और जोर जोर से चबाना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि बाकी सब असहज हो गए। ये पहली बार था जब उसका ये अजीब व्यवहार सामने आया। हाँ, सबके सामने। और ये दिखाता है कि उसे नजरअंदाज किया जाना कितना गहरा असर डाल रहा था। और रिची की माँ ने ऐसे क्या समझा? प्रेगनेंसी डिप्रेशन? हाँ, उन्होंने यही सोचा। अगले दिन उन्होंने हंटर को डिप्रेशन पर एक किताब दे दी। किताब? बात करने के बजाय? हाँ, जबकि हंटर शायद बात करना चाहती थी। उस किताब में सलाह थी कि डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ नया करो, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ना हो, मतलब कुछ अप्रत्याशित। और हंटर ने इस सलाह को कैसे लिया? बहुत ही अजीब तरीके से। स्रोत के मुताबिक उसने पास पड़ा एक कंचा देखा और उसे उठाकर निगल लिया। क्या? कंचा? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि उसे ऐसा करके अजीब सी संतुष्टि मिली। एक अच्छा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये तो उस अप्रत्याशित करने की सलाह का बहुत ही खतरनाक मतलब निकाल लिया उसने। बिल्कुल। जब रिची घर आया और उसे खुश देखा तो उसने पूछा भी। हंटर ने बस इतना कहा कि आज उसने कुछ बहुत अप्रत्याशित किया है। ओहो। और इसके बाद क्या ये सिलसिला यही रुका? नहीं, रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। अगले दिन, जैसा स्रोत बताता है, उसने अपने मल से वो कंचा निकाला और उसे सहेज कर रख लिया। सहेज कर रख लिया। हाँ, ये एक आदत सी बनने लगी थी। और इसी बीच रिची की माँ उससे उसके अतीत के बारे में अजीब सवाल पूछती है। जैसे कि? जैसे शादी से पहले क्या करती थी, उसका परिवार कैसा है, और फिर ये जताना कि वो कितनी लकी है कि रिची से शादी हुई, उसकी दुनिया बदल गई। इससे तो हंटर को और भी छोटा और दुखी महसूस हुआ होगा। जाहिर है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसका भावनात्मक तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे ये अखाद्य चीजें खाने की इच्छा, मतलब पाइका, और तेज होती जाती है। इसका कोई और उदाहरण भी है स्रोत में? हाँ, वो थम टैक वाली घटना। एक दिन वो सफाई कर रही थी, वैक्यूम क्लीनर में उसे एक थम टैक फंसा मिला। ठीक है। उसने उसे निकाला, लेकिन फिर पूरा दिन उसे निगलने की तेज इच्छा होती रही। और उसने निगल लिया? हाँ, आखिरकार निगल लिया। और स्रोत यहाँ एक बहुत अहम बात बताता है कि उसे निगलते वक्त तेज दर्द हुआ। जाहिर है, नुकीली चीज थी। हाँ, अंदर चोट भी लगी होगी। बिल्कुल। भोजन नली, अंदरूनी अंग घायल हुए। लेकिन इसके बावजूद उसे एक अजीब सा सुकून मिला, शांति मिली। दर्द से सुकून, ये कैसे? शायद ये बाहरी दर्द या वो तीव्र एहसास उसके अंदर के खालीपन को या कंट्रोल की कमी को भरने का एक अजीब तरीका बन गया था, जो उसे अपनी आरामदायक लगने वाली जिंदगी में नहीं मिल रहा था। और वो ये सब छिपा रही थी रिची से? हाँ, पूरी तरह गुप्त रख रही थी। खून के धब्बे वगैरह छिपाती थी। कहानी में एक पार्टी का भी जिक्र आता है। हाँ,
जहां वो फिर अकेला महसूस करती है। रिची का एक दोस्त उससे कहता है कि वो भी अकेला है और क्या वो उसे गले लगा सकता है। हंटर हाँ कह देती है। शायद उसे भी उस सहारे की जरूरत थी। बिल्कुल, शायद उस दोस्त से ज्यादा हंटर को उस आलिंगन की जरूरत थी, अपने अकेलेपन को बांटने के लिए। और ये जो व्यवहार है इसे पाइका कहते हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है। पाइका एक जटिल स्थिति है जिसमें इंसान को बिना पोषक तत्व वाली अखाद्य चीजें खाने की जबरदस्त इच्छा होती है। इसके पीछे कारण क्या होते हैं आमतौर पर? अक्सर ये भावनात्मक उपेक्षा, कोई सदमा या फिर कंट्रोल पाने की तीव्र इच्छा से जुड़ा होता है। हंटर के मामले में ऐसा लगता है कि ये उसके अकेलेपन और असहाय महसूस करने का एक शारीरिक रूप था। और वो इन खाई हुई चीजों का क्या करती थी? आपने कहा सहेज कर रखती थी। हाँ, स्रोत बताता है कि वो उन्हें मल से निकालकर साफ करके जैसे बर्तनों की तरह सहेज कर रखती थीं। सेल, बैटरी, पिन, सेफ्टी पिन, ये सब। ये तो एक अनुष्ठान जैसा हो गया। हाँ, उसके गुप्त जीवन का एक हिस्सा, शायद कंट्रोल पाने का एक और तरीका। लेकिन ये राज आखिर कब तक छुपता? ज्यादा दिन नहीं। एक रूटीन अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है। बच्चे के साथ? बच्चे के अलावा डॉक्टर को हंटर की आंत में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं जो खाना नहीं थी। ओहो, तो फिर? फौरन इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है और उसमें से, जैसा स्रोत बताता है, सेफ्टी पिन, कंचे और भी कई खतरनाक चीजें निकलती हैं। परिवार को पता चल गया? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? रिची तो बहुत गुस्से में था, हंटर पर चिल्लाया भी, लेकिन उसके पिता, उनकी चिंता हंटर की सेहत से ज्यादा बच्चे की सुरक्षा को लेकर थी। मतलब उनकी प्राथमिकता बच्चा था। हाँ, उन्होंने फौरन हंटर के लिए एक जाने माने मनोचिकित्सक को बुलवाया, लेकिन जोर इसी बात पर था कि बच्चे को कोई खतरा ना हो। हंटर ने थेरेपिस्ट से क्या बात की? उसने बताया कि उससे इन चीजों को मुंह में रखने का जो एहसास है, उनकी जो बनावट है, टेक्सचर है, वो बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है। हाँ, वो कहती है कि इससे उसे अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या उसने ये खाना बंद कर दिया? नहीं, थेरेपिस्ट को जल्दी ही अंदाजा हो गया कि हंटर ने बंद नहीं किया है। और जब ये बात रिची को पता चली, परिवार ने एक और कदम उठाया। हंटर पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक बॉडीगार्ड रख दिया। बॉडीगार्ड? हाँ, एक पुरुष अंगरक्षक। विडंबना देखिए, इस निगरानी ने मदद करने के बजाय हंटर की हताशा और गुस्से को और बढ़ा दिया। उसे लगा जैसे वो कैद में है। और वो बॉडीगार्ड, वो क्या सोचता था? शुरुआत में वो भी नहीं समझ पाया। सोचता था इतना बड़ा घर, इतनी सुविधाएं, इसे क्या दुख हो सकता है। लेकिन हंटर बाथरूम में छिपकर अपनी आदत जारी रखती थी। कहानी में आगे एक जन्मदिन पार्टी का जिक्र है। हाँ, जो हंटर ने रिची के लिए रखे थे, पर वहीं उसे मेहमान आपस में उसकी बीमारी के बारे में फुसफुसाते हुए सुनाई देते हैं। ये तो बहुत अपमानजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो बाद में रिची से पूछती भी है कि सबको बताने की क्या जरूरत थी। रिची कहता है कि वो तो उसकी भलाई सोच रहा है। लेकिन हंटर को इतना बुरा लगता है कि वो रिची से माफी मांगने को कहती है। हाँ, इससे उनके रिश्ते में तनाव और बढ़ गया। और फिर आता है वो मोड़ जहां विश्वास टूटता है। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था हंटर के लिए। अगले थेरेपी सेशन के बाद वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। बगीचे में थी, मिट्टी खाने की इच्छा को दबा भी पाई थी। लेकिन तभी वो हाथ धोने बाथरूम जा रही थी और उसने रिची को थेरेपिस्ट को पैसे देते हुए सुन लिया। पैसे? किस लिए? इस बात के लिए कि थेरेपिस्ट हंटर की हर छोटी बड़ी बात रिची को बताएगा। मतलब थेरेपिस्ट भी मिला हुआ था? हाँ, ये धोखा उसे पूरी तरह तोड़ देता है। उसे लगता है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो इतना डर जाती है कि बिस्तर के नीचे छुप जाती है। हाँ, रोने लगती है। लेकिन इस बार वो जो बॉडीगार्ड था, उसका रवैया अलग होता है। कैसे? वो उसे ढूंढता है पर कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप उसके पास लेट जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अब उसकी हालत, उसकी घुटन को महसूस करने लगा था। उसमें सहानुभूति आ गई थी। स्रोत दिखाता है कि बॉडीगार्ड की सोच बदल रही थी। वो उसकी मुश्किल समझ रहा था। पर इस विश्वासघात का हंटे पर क्या असर हुआ? क्या उसने फिर कुछ खाया? वो इतनी ज्यादा निराश और गुस्से में थी कि लगभग पागलों की तरह अलमारियां खंगालने लगी। शायद दर्द कम करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। और उसे क्या मिला? एक स्क्रू ड्राइवर, पेचकश, और उसने उसे निगल लिया। पेचकश? ये तो... हाँ, ये पाइका का सबसे भयानक रूप था। उसकी हालत तुरंत बिगड़ गई। वो गले में फंस गया, भयानक आवाजें आने लगीं और वो गिर गई। बॉडीगार्ड ने देखा? हाँ, बॉडीगार्ड ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। ये शायद उसकी हताशा की चीख थी, मदद की पुकार। ऑपरेशन हुआ होगा फिर? हाँ, स्क्रू ड्राइवर निकाला गया
और खुशकिस्मती से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना के बाद परिवार का रवैया तो और सख्त हो गया होगा। बिल्कुल। अब वो बच्चे को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि हंटर को बच्चे के जन्म तक एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में। हाँ, जहां उस पर कड़ी निगरानी रखी जा सके ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। हंटर इसके लिए राजी हुई? बिल्कुल नहीं, उसने विरोध किया, लेकिन रिची ने उसे तलाक की धमकी दी। धमकी? हाँ, कहा कि अगर उसने सहमति पत्र पर साइन नहीं किए तो वो तलाक दे देगा और शायद बच्चे की कस्टडी भी ले लेगा। तो हंटर को मजबूरी में साइन करने पड़े? हाँ, उसका बॉडीगार्ड ये सब देख रहा था, दुखी भी था, पर कुछ कर नहीं सका। तो अगले दिन उसे ले जाने की तैयारी थी? हाँ, लेकिन जब वो लोग उसे ले जाने वाले थे, हंटर फोन चार्जर लेने के बहाने अंदर गई और उसने भागने का फैसला कर लिया। और बॉडीगार्ड, उसने क्या किया? यहीं पर उसकी भूमिका फिर अहम हो जाती है। उसने हंटर को घर के पीछे से भागते हुए देख लिया। और उसने पकड़ लिया? नहीं, इस बार उसने उसे जाने दिया। जाने दिया? हाँ, और जब बाकी लोगों ने पूछा कि हंटर कहाँ है, तो उसने जानबूझकर उन्हें गलत दिशा बता दी, उनका ध्यान भटका दिया। मतलब उसने हंटर की मदद की? ऐसा ही लगता है। शायद उसे लगा कि हंटर के लिए उस घुटन भरे माहौल से निकलना जरूरी है। उसने उसे आजादी का एक मौका दिया। फिर हंटर कहाँ गई? वो जंगल के रास्ते भागी और किसी अनजान शहर के एक मोटेल में पहुंची। और वहां पहुंचकर? कमरा लेने के बाद उसका पहला काम था बाहर से मिट्टी लाना और उसे खाना। मिट्टी? हाँ, शायद तनाव कम करने के लिए या जमीन से जुड़ा महसूस करने के लिए। इसके बाद उसने रिची को फोन किया। रिची को? क्या कहा? ये कॉल बहुत जरूरी थी। उसने साफ साफ कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने कहा कि बच्चा भी वो रिची के लिए रख रही थी, लेकिन जब रिची ने उसे कभी ठीक से अपनाया ही नहीं और अब तलाक की धमकी दे रहा है, तो उसे अब ये बच्चा भी नहीं चाहिए। रिची ने रोकने की कोशिश की होगी? हाँ, उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, बाहर की दुनिया में अकेले कैसे रहोगी, मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हंटर ने उसकी सारी बातें खारिज कर दी और फोन काट दिया। ये उसकी तरफ से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने जैसा था। इसके बाद उसने अपनी माँ को फोन किया। हाँ, और इस बार उसने अपने बचपन के उस सदमे की बात की, उसके असली पिता का उसे छोड़ देना। उसने अपनी माँ से सवाल किए। हाँ, उनकी धार्मिक मान्यताओं पर भी सवाल उठाए कि शायद इन्हीं वजहों से वो अनचाहे रूप से इस दुनिया में आई। वो अब अपनी समस्याओं की जड़ तक जा रही थी। क्या ये माना जा सकता है कि उसका ये पाइका वाला व्यवहार इसी अतीत से जुड़ा था? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। वो नकारे जाने का डर, अनचाहा महसूस करना, शायद यही सब उसके इस व्यवहार के मूल में था। अतीत का सामना करना उसके ठीक होने के लिए जरूरी था। फिर उसने अपने असली पिता का पता लगाया? हाँ, माँ से लगभग जबरदस्ती पता पूछा और उनके घर पहुंच गई। वहां क्या हुआ? वहां उसके सौतेले भाई की बर्थडे पार्टी चल रही थी। माहौल अजीब था, लेकिन वो अपने पिता से अकेले में मिली। क्या बात हुई? उसने सीधे पूछा, मुझे क्यों छोड़ा, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? और पिता ने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी। बताया कि जवानी के जोश में, ताकत के नशे में उन्होंने उसकी माँ के साथ बुरा किया। इसके लिए उन्हें 7 साल जेल भी हुई। जेल? हाँ। और जेल में उन्हें सही गलत का एहसास हुआ। हंटर ने उनके चेहरे पर पछतावा देखा, शर्मिंदगी देखी। और फिर? वो बिना कुछ कहे वहां से चली आई। ऐसा लगता है कि पिता की स्वीकारोक्ति से उसे एक तरह की शांति मिली, आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। तो अब कहानी के अंत में हंटर अकेली है। माँ ने रखने से मना कर दिया। रिची का घर वो छोड़ चुकी है। हाँ, अब उसे अपना रास्ता खुद बनाना था। और उसने क्या किया? वो एक क्लिनिक गई, गर्भपात के लिए दवा ली और फिर एक पब्लिक टॉयलेट में अकेले ही गर्भपात कर लिया। ये तो बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। बहुत। लेकिन स्रोत इसे पूरी तरह हंटर के नजरिए से दिखाता है। वो मानती है कि वो जो कर रही है वो सही है। क्यों? उसे लगता है कि वो अभी माँ बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो एक और बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, जैसे उससे लगता है कि उसकी अपनी हुई थी। ये फैसला चाहे जितना भी मुश्किल लगे, उसके लिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने और एक नई शुरुआत करने का प्रतीक था। यही कहानी खत्म होती है। तो ये थी हंटर की कहानी। बाहरी चमक दमक के पीछे का गहरा अकेलापन, एक खतरनाक मानसिक स्थिति और फिर अपने अतीत का सामना करके एक बहुत कठिन रास्ता चुनकर आगे बढ़ने का सफर। हाँ, और ये कहानी एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है कि बाहरी कंट्रोल, चाहे वो परिवार का हो, बॉडीगार्ड का या उस थेरेपिस्ट का, कोई भी हंटर की असल में मदद नहीं कर पाया। सही बात है।
असली बदलाव तब शुरू हुआ जब हंटर ने खुद कंट्रोल अपने हाथ में लिया, अपने फैसले खुद किए, भले ही वो कितने ही मुश्किल क्यों न थे। ये दिखाता है कि गहरी समस्याओं के हल के लिए बाहरी मदद जरूरी हो सकती है, लेकिन इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, अपना फैसला और अपनी कहानी का सामना करने का साहस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। और ये कहानी सुनने वालों के लिए शायद ये सवाल छोड़ जाती है कि दूसरों की थोपी हुई मदद और असली बदलाव लाने वाली अंदरूनी प्रेरणा में क्या फर्क है। या फिर जैसे हंटर ने अपने पिता का सामना किया, क्या अपनी तकलीफों की जड़ को समझना और उसका सामना करना ही हमें ठीक होने की राह दिखाता है? क्या ये हमारे भविष्य के फैसलों को सही दिशा देता है? ये सोचने वाली बात है।